वैदिक ज्योतिष को हजारों ज्योतिषियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से किताबें लिखी, और पूरी वैदिक ज्योतिष की एक किताब कहीं पे भी नहीं है। हर व्यक्ति ने पाठों में लिखा है, किसी ने राशि को बताया है, किसी ने ग्रह को बताया है, किसी ने नक्षत्र को बताया है, किसी ने भाव को बताया है। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका। तो मैं ये कहना चाहता हूं, रेमेडी क्या होती है? अगर हमारे ग्रह वैसे हैं, उसमें हम परिवर्तन, ज्ञान फूटता है। ज्ञान बाहर से खरीदा नहीं जाता। अगर बाहर किताबों से ज्ञान लेना होता तो हजारों लाखों किताबें मार्केट में बिकती हैं, हर चीज की बिकती है, रेगुलर कॉलेज ना हो। तो बस मेरा आप लोग को कहना और समझाने का मतलब भी यही है कि सहजता से, शालीनता से, एकाग्रता से, बिना किसी को डिस्टर्ब करे आप पढ़ के आगे चलेंगे तो आगे बढ़। सूर्य की इतनी परिभाषा, प्रोडिक्शन कोई नहीं करता, लेकिन मेरा उससे भाव नहीं है, मुझे अपने कर्म से भाव है। आज मैं आपको दूसरे पैटर्न से ज्योतिष की स्टार्टिंग कर रहा हूं। 2 क्लास से मैंने दी, कोई बात। अगर हमारे घर की दूरी 100 किलोमीटर है कहीं से, हम जितनी दूरी तक आ जाएंगे और वहां पे घटना होगी तो उतने अंश हो जाएंगे ना, उतना किलोमीटर हो जाएगा ना। बहुत कॉमन सी बात। थोड़ा सा दिमाग हमें भी अपना खर्च करना पड़ेगा अगर वैदिक को सीखना है। वैदिक क्या कोई भी ज्ञान ले रहा है। तो इसलिए 12 अंश का 30 अंश का एक ग्रह होता है, और जिस समय बच्चे का जन्म हुआ वो ग्रह किस स्थिति में था, वो 12 अंश पे था, 10 अंश पे था, या 28 अंश पे था, वो आपके कंप्यूटर में निकल जाए। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष स्तंभ क्या? ज्योतिष स्तंभ में, ज्योतिष में 4 स्थान होते हैं। अच्छा, ग्रह 9 स्तंभ क्या होते हैं? नंबर 1, ग्रह 9, राशि 12, 12 भाव, 27 नक्षत्र। ये ज्योतिष के हमारा स्तंभ होता है, इस पे ज्योतिष खड़ी है। अगर आपको इनकी जानकारी हो जाती है तो आप ज्योतिष में आगे चल सकते हैं। 12 और 9 21, और 12 33, और 27 60। इन 60 चीजों के बारे में जानो, खाली इन 60 को ही रटो। ये 60 नाम क्या है? पढ़ना तो विषय आपात का है, जब आपको ज्ञान। ग्रह 9, ग्रह 9 के बारे में आपको सबको पता है। 1 से लेकर 9 ग्रह कौन है? मैं फिर भी बोल देता हूं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 12, 9 ग्रह हैं। फिर आता है 12 राशियां, उनके बारे में बताता हूं। ज्योतिष शास्त्र क्या है? आकाश में चमकने वाले ग्रह तारे को ही ज्योतिष कहा जाता है। इस शास्त्र में हम इन्हीं ग्रह तारों को अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वेदों में ज्योतिष शास्त्र को वेदांग में स्थान दिया गया है। वेदों को अगर शरीर मांगे तो वेदों की आंखें कहा जाता है। वेदों में ज्योतिष शास्त्र को वेदांग में स्थान दिया गया। वेदांग में नेत्र। वेदों को मगर शरीर मांगे तो वेदों की आंखें। वेदों में ज्योतिष शास्त्र को वेदांग का स्थान दिया गया है। आंखों के कार्य की तरह ज्योतिष शास्त्र में समय अनुसार जीवन को का दर्शन देता है। जैसे आंखें किसी चीज को देखती हैं, करती कुछ नहीं। देख के इंडिकेशन देती हैं, लेकिन आंखें कर कुछ नहीं सकती। काम करने के लिए हाथों को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए समय से संबंधित सभी विषय, आकाश में दिखने वाले ग्रह तारे और उनका मानवीय जीवन में सबको संबंधी इनका ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से मिलता है। कुंडली में 12 राशि होती हैं, कुछ अंक होते हैं, 1 से लेकर 12 अंक होते हैं। 1 से 12 का मतलब क्या होता है कि हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं। कुंडली में 12 राशियां होती हैं, हर ग्रह की एक राशि होती है। 1 नंबर मेष राशि, कुंडली में लगन में 1 नंबर लिखा होता है। पहली राशि मेष, कुंडली में 12, मेष राशि।
प्रथम घर, 12 भाव बनते हैं। मेष राशि प्रथम घर, द्वितीय घर वृषभ राशि, तृतीय घर मिथुन राशि, चौथा घर कर्क राशि, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। आपको पहले 12 राशियां याद करनी हैं। ये अंक नहीं, 12 राशियों के नंबर होते हैं, क्योंकि हर राशि उनके नंबर से जानी जाती है। नंबरों से आपको ये याद करनी पड़ेगी। इन अंकों के साथ ही ग्रहों का नाम जहां लिखे होते हैं। हमारी जन्म कुंडली में हम लगन कुंडली के नाम से जानते हैं। ये आपकी मुख्य कुंडली को, जब बच्चे का जन्म होता है, फिर मैंने आपको बताया सौर मंडल में 9 ग्रह घूमते रहते हैं और 12 राशियां फिक्स होती हैं। अब हम लगन कहां से देखा जाता है? जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है। पृथ्वी जिस स्थान से भी निकल रही होती है उस टाइम 12 भावों में से जिस जहां से निकल रही होती है, उसी समय बच्चे का जन्म होता है। उसी समय उन उस स्थान का एक फोटो खिंच जाती है सैटेलाइट से, और वो फोटो, वो लगन बच्चे का जन्म का स्थान होता है। और जन्म के स्थान के समय कोई ग्रह कितनी दूरी कितने पास है, ये कंप्यूटर से अंदाज लग के और उस अंशों का मालूम हो जाता है कितने अंश। ज्योतिष शास्त्र में ये 3 बातें, राशि, ग्रह, भाव, इन तीनों के अंक, इनके मानवीय जीवन से संबंधित गुण विशेषताएं बहुत ही विस्तार से सीखने और समझाने पड़ते हैं। हमें समझने पड़ेंगे। 27 नक्षत्र है, ये भी बस बताऊंगा। राशि बताता हूं। नक्षत्र से ही राशि बनती है, इसलिए राशि के साथ साथ नक्षत्रों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इनका आपसी संबंध समझने पड़ते हैं, जिसे ज्योतिष भाषा में योग कहते हैं। मैं आपको पहले सूर्य से लेके 9 ग्रह पढ़ा रहा था, आपको ग्रहों की जानकारी हो जाए। जब ग्रहों से अंदर आपने झांकने का प्रयास करने लगे तो मुझे लगा कि अब अंदर जाने में बहुत समय लगेगा, अगर आप उलझ जाएंगे। इसलिए मैंने अब आपको दूसरा तरीका अपनाया। ज्योतिष शास्त्र में 3 बातें, राशि, ग्रह, भाव, इन तीनों के अंक, इनके मानव जीवन से संबंधित गुण विशेषताएं बहुत ही विस्तार से सीखने और समझाने पड़ते हैं। नक्षत्र से ही राशि बनती है, इसलिए राशि के साथ नक्षत्रों का भी अध्ययन करना पड़ता है। नक्षत्र से ही राशि बनती है, इसलिए राशि के साथ नक्षत्रों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इनका आपसे संबंध समझने पड़ते हैं, इनके आपस में रिलेशन कैसे है, जिसे ज्योतिष भाषा में योग कहते हैं। हर कुंडली में इन्हीं योगों को इन्हें डिकोड करना होता है। ज्योतिष शास्त्र एक कोड भाषा है, तो एक कोड की भाषा की तरह होती है। कुंडली में राशि, ग्रह, इन तीनों के आपसे संबंध देखकर, इनके आदमी योग देखकर, और फिर इन सभी के भी कॉम्बिनेशन देखकर स्थान, काल, सामाजिक स्थिति को समझता है। शास्त्र नियम अनुसार अर्थ निकालते हैं। इनके बाद दशाएं व गोचर की मदद से भी हम समय ज्ञात करके कब तक क्या होगा यह निर्णय करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो लगन होता है। जब कुंडली देखी जाती है, चंद्र कुंडली से देखी जाती है, चंद्र राशि से देखी जाती है, तो चंद्र राशि गोचर से देखा जाता है। अगर हमारा कोई ग्रह जन्म के स्थान पे अच्छा है और गोचर में बुरा आ जा है, तो वो गोचर का समय काल हमारा अच्छा नहीं होगा। और हमारे जन्म कुंडली में ग्रह बुरा है और गोचर में ग्रह अच्छा आ रहा है, तो उसका फल अच्छा मिलेगा। इसके बाद दशा व गोचर की मदद से हम समय ज्ञात करके कब तक होगा यह निर्णय, ठीक है, यह निर्णय लेते हैं। मुख्य कुंडली, लगन कुंडली, इसके साथ ही राशि कुंडली का भी महत्व होता है। मुख्य कुंडली, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और राशि कुंडली, ये सब देखने पर 360 का अंश है, व्यास है सूर्य का। अब 12 से इसे डिवाइड कर दिया तो 30 अंश है। 30 अंश में एक राशि है। क्या आया? 30 अंश में एक राशि। अब 360 अंश का व्यास है, इससे 27 से डिवाइड कर दिया तो 13.20 आया।
एक नक्षत्र 13.20। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्र 4 चरण। अब एक चरण 13.25 का हो। अब 13.25 में चार, एक चरण में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण 13.25 का है। तो अब इसमें 4 को डिवाइड कीजिए तो एक चरण बढ़ता है 3.25 का, 3.20। अब एक राशि में 2.25 नक्षत्र है, सब और एक राशि और 4 चरण है, तो 2.25 इंटू 4 तो 9 चरण हो गए। तो 12 राशि में 12 इंटू 9 108 चरण हो गए। आपको शास्त्रों में ज्ञान है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपको एक, हाँ, माला का जो जाप करते हैं उसमें 108 मनकों की माला होती है ना। कितने मनकों की माला होती है? 108 मनकों की माला होती है। वो 108 मनकों की माला का यही महत्व है। 12 राशि है और चरण 4 चरण है और 12 इंटू 9 108 चरण। मंत्र का जो कौशी मंत्र का जाप करते हैं तो वो ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों में और 108 भागों में से होके निकलता है। इसलिए 108 मंत्रों की माला का जाप किया जाता है। नंबर 1 अश्विनी नक्षत्र, नंबर 2 भरणी नक्षत्र। देखिए अश्विनी नक्षत्र इसे हम 3 लाइनों में लिख लो। पहले में 9, दूसरे में 18 और तीसरे में 27 ऐसे लिखे जाते हैं तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। पहले में 1 नंबर पे अश्विनी, 10 नंबर पे मघा और 19 नंबर पे मूल। इनका स्वामी होता है केतु। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होगा उस नक्षत्र का प्रभाव उस बच्चे को ऊपर जाएगा, वैसा उसका नेचर बनेगा। केतु का नेचर रिसर्चिंग नेचर है, तो इसे बड़े ध्यान से देखें। भरनी, अब नंबर 2 भरनी, नंबर 2 और 11वां फागुनी, पूर्व फागुनी और 20 पूर्व। ये 3 नक्षत्र शुक्र के होते हैं। जब बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में होता है, आप अपने अपने कुंडलियों में चेक करना। कृतिका, उत्तर फागुने, उत्तराषाढ़ा सूर्य, रोहिणी हस्त, श्रवण चंद्र, मृगशीरा चित्रा घनिष्ठा मंगल, आद्रा स्वाति शतभिक्षा राहु। जिनके आद्रा स्वाति शतभिक्षा ये नक्षत्र होंगे वो व्यक्ति राहु प्रबल होंगे। उनमें राहु के गुण पाए जाएंगे। राहु का नेचर होगा वो खाली वो अपने अपने बारे में सोचते होंगे। राहु का व्यक्ति खाली अपने बारे में सोचने के भाव रखता है। राहु का नेचर है, इसमें मेरा या तुम्हारा कसूर नहीं है। उसकी प्रवृत्ति है, ये बदल नहीं सकती। अगर उसको ज्ञान हो जाए कि मेरी ये प्रवृत्ति है, मैं इसे बदलूं, तभी बदल सकता है। वो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और किसी तरह के द्वारा। पूर्ण वसु, विशाखा, पूर्व हतपद, इसका स्वामी होता है गुरु। दोस्तों मेरा नक्षत्र है पूर्ण वसु, गुरु का। शायद मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं। पुष्प, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, इसका स्वामी होता है शनि। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसका स्वामी होता है बुध। इस तरह से हमारे 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हर राशि के अंदर, हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। अब आप समझ गए, हर ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र, राशि के अंदर, ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं और राशि के अंदर 3.25। हम 12 घर बनाएंगे। 12 घर में 12 स्थान होंगे। मैं सेकंड सेशन में आपको 12 घर कैसे बनेंगे ये सिखाऊं। ठीक है। मेष लगन, प्रथम भाव मेष लगन, द्वितीय भाव स्वामी मेष लगन, प्रथम का स्वामी मंगल होता है। तो लीव कर दे। देखिए कुंडली के ये 12 भाव हैं। इन्हें 12 भाव को आप बनाना जानते हैं। कुंडली की सुंदरता के कई तरीके हैं। हमारी कुंडली, अब हम अपनी वाली जो किताब है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं। दक्षिण भारतीय शैली अलग है, पूर्व भारतीय शैली अलग है, ठीक है, बंगाल की अलग है और उड़ीसा की अलग है।
और पश्चिम की अलग है। कुंडली एवं भाव परिचय। अंजू जी, आप हमारी जो किताब है उसका पहला टॉपिक ही है कुंडली एवं भाव परिचय, उसका अध्ययन करना। प्रश्न पत्र के रूप में जन्मपत्ति दो प्रकार की होती है भारतीय शैली के अनुसार, ठीक है। भारत में उत्तरी भाग में नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बता रहा हूं। एक भारतीय कुंडली होती है, एक दक्षिणी भारतीय कुंडली होती है, एक बंगाल से प्रभावित कुंडली होती है, एक उड़ीसा से प्रभावित कुंडली होती है, एक पश्चिम से प्रभावित कुंडली। ये 5 तरीके से कुंडली बनती है, लेकिन उसके अंदर सभी उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, कौन सा ग्रह कहां लिखा है, कैसा लिखा है, वो हम फॉलो नहीं कर पाते। ये कुंडली बना के इससे आप फॉलो करोगे। 1 नंबर को लगन बोलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, जो नक्शा होता है, लगन में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह ना हो, वो लगन कहलाएगा। लगन नंबर से है, ग्रह से नहीं। 1 से लेके 12 नंबर तक का कोई भी लगन का एक अंक सेंटर पॉइंट में होगा। जो सेंटर पॉइंट में होगा, कुंडली के 12 भाव, कुंडली के 12 भाव। अब कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 राशियां, 12 भाव होते हैं, ठीक है, 12 राशियां। अब पहला भाव लिखा, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां, 11वां, 12वां, ये हमेशा बनेंगे नंबर से चालू होता है। और हमारी वैदिक कुंडली में, वो हमारी इंडियन शैली के अंदर लगन को अलग मानते हैं और चंद्र कुंडली को अलग मानते हैं। लाल किताब में पहले भाव को मानते हैं। मैं आपको डीपली ज्ञान दे रहा हूं। अब कोई का ग्रह पहले भाव में बैठा है, मान लो सूर्य ही ले लो, किसी के पहले स्थान पे बैठा है, उसका वहां पे राशि नंबर कोई पहले ही आ गया मान, तो आप कहेंगे पहले भाव में सूर्य बैठा है। अगर पहले ही भाव में बच्चे का जन्म होता है, मंगल बैठ जाता है, तो आप कहेंगे पहले भाव में मंगल बैठा है। अब किसी के पंचम भाव में पहला भाव, अगर 5वें भाव में सूर्य बैठा है, उसमें नंबर कोई भी हो, आप ये कहेंगे 5वें भाव में सूर्य बैठा है। अगर सपोज करो वहां पे 8वां नंबर आ गया किसी कारण से, 8वें का मतलब 8, 7, 6, 5, 4, और लगन में आपका 4 नंबर है, तो पंचम स्थान पे 8वां नंबर आ जाएगा और वहां सूर्य बैठा है, तो आप ये नहीं कहेंगे 8वें भाव में सूर्य बैठा है, आप ये कहेंगे पंचम भाव में सूर्य बैठा है। इसमें चौथे भाव में चौथा कर्क लगन आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे सूर्य बैठा है, तो हम कहेंगे सूर्य प्रथम भाव में बैठा है। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है, तो हम कहेंगे प्रथम भाव में मंगल। अब यहां से ज्योतिष चालू होती है। अब ये 12 भाव हैं। पहले नंबर में जातक का रंग कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है। अब आप कहेंगे, अब जो लगन यहां बैठा होगा, जो राशि जहां बैठी होगी, उस राशि के जैसा स्वभाव होगा। बात क्लियर आई, समझ में आई, नहीं आई? जी गुरु जी। आई ना। जो राशि लगन में बैठी होगी, जो नंबर होगा, नंबर की एक राशि है, जिस नंबर की जो राशि है, उसका जैसा स्वभाव होगा। अगर वहां पे मेष राशि है तो गुस्से का होगा, और वहां धनु राशि है तो ज्ञान का होगा, और वहां पंचम राशि है, सिंह की तरह है तो शेर की तरह होगा, और बुध राशि है तो वायु की तरह होगा। जैसी राशि है वैसा उस बच्चे का नेचर होगा। देखिए, पहला स्थान हुआ तन का, पहला घर। दूसरा स्थान हुआ धन का। अगर हमें देखना है शरीर के बारे में, शरीर कैसा है, तो पहले घर को देखें। दूसरा स्थान होता है धन का। यहां से धन देखा जाएगा, वाणी देखी जाएगी, परिवार देखा जाएगा, बड़े
परिवार के व्यक्ति देखे जाएंगे। वाणी वाणी दोष अगर किसी की कुंडली में दूसरे स्थान पर राहु बैठ जाता है तो उसे वाणी दोष हो जाता है। अब तीसरा स्थान होता है भाई का। तीसरे स्थान से पराक्रम देखा जाएगा, भाई के बारे में देखा जाएगा। और चौथा स्थान होता है माता का, परिवार का सुख। माता क्या है? भूमि। परिवार का सुख चौथे घर से देखा जाएगा कि आपका परिवार का सुख कितना है। पांचवा स्थान संतान का देखा जाएगा। पांचवा घर लगन देख लीजिए, लगन कैसा है, और पांचवें घर में ग्रह बैठा वो देख लीजिए, वहां से मालूम हो जाएगा। छठा स्थान है रोग शत्रु ऋण का, और सातवां स्थान है पति पत्नी का। पति पत्नी के कैसे रिश्ते होंगे ये आप सातवां स्थान देखिए। अगर आपकी पत्नी से विचार नहीं मिलते हैं, विचारिक मतभेद है, और आपके व्यापार में कोई परेशानी है, सातवां घर पति पत्नी, आठवां घर गुप्त शत्रुओं का, गड्ढे का, दबे हुए खजाने का, रिसर्च का, यहां से देखा जाएगा। नौवां स्थान भाग्य का, आपका भाग्य कैसा है। 10वां स्थान कर्म का, आप कैसा व्यापार करेंगे, उसका मालिक कौन है, कहां बैठा है, उस पर किस किस की दृष्टि पड़ रही है। और 11वां स्थान आमदन का, आपको किस तरह की आमदन होगी, कहां से आमदन होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी। अब 12वां स्थान आता है 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्रों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब 12वां घर होगा खर्चे का। पहला घर से जातक का रंग रूप देखेंगे, स्वभाव देखेंगे पहले घर से। दूसरे घर से धन कुटुंब और आंख देखेंगे, चश्मे आंख में लग जाते हैं, दूसरे स्थान से देखेंगे। लेफ्ट हैंड की आंख खराब होगी अगर वहां पे कोई पापी ग्रह बैठा है। और तीसरा स्थान भाई का, बहन का, पराक्रम का, बाजू का, काम का, क्या काम करता है। चौथा स्थान भूमि का, सुख का, माता का, वाहन का, आप गाड़ी कैसी हो, ये एजुकेशन भी देखते हैं यहां से। पांचवें घर से सुख, विद्या, बुद्धि, संतान, क्रोध, अचानक लाभ प्राप्ति, और पांचवें स्थान से प्रेम को भी देखते हैं। छठा स्थान रोग ऋण शत्रु बीमारी मामा। यहां पापी ग्रह बैठ जाए तो निनिहाल से संबंध अच्छे नहीं होते। छठा घर पति पत्नी, रोजगार। सातवां घर लाभ होता है, व्यापार होता है। आठवां घर मृत्यु कष्ट क्लेश। नौवां घर भाग्य, यात्रा, गुरु यात्राएं होती हैं। 10वां घर कर्म, पिता, राज दरबार, या पिता का भी होता है, कर्म का भी होता है, राज दरबार का भी होता है। 11वां घर लाभ का, और 12वां घर व्यय का, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। 12वां घर ये भी संकेत करता है, यहाँ राहु बैठ जाए तो आदमी को ऑपरेशन करवा देगा, बीमार कर देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देगा, या उसका दिमाग से डिस्टर्ब कर देगा, और बाई आंख भी उससे खराब रहती है, या जेल तक भी हो जाती है। भावों के बारे में, जैसे मेरे तन के भाव में रंग रूप आकृति प्राकृति स्वभाव, धन लाभ, वाणी, धन, पैतृक संपत्ति, कुटुंब परिवार, दाया नेत्र, सहज भाव। तीसरा नंबर भाई बहन नौकर चाकर। ये किताब में लिखे हैं अंजू जी, सब कुछ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे 12 भाव हो गए। अच्छा, सप्तम भाव में स्त्री या पति का रूप रंग, प्राकृतिक स्वभाव का विचार, विवाह की दिशा का ज्ञान, आजीविका, क्रय विक्रय, अदालती बाधा, भागीदारी या संबंध, व्यापार, दादी के सुख दुख का विचार। 7वें स्थान से ये भी होता है। और छठे स्थान से बता दिया। 5वें स्थान से संतान सुख, बुद्धि सुख, लॉटरी का सुख, लाभ या हानि, विदेशी का भाषा, मशीनरी, औजार का ज्ञान, केमिकल, औषधि, रंग रूप, पेट पीठ के सुख दुख, पेट संबंधी विचार, स्त्रियों का मासिक धर्म। अगर पंचम स्थान खराब है तो महिला की डेट की परेशानी आती है। कर्म भाव,
कार्य में निष्ठा, अवसाद, पिता का सुख दुख, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, राज्य के लाभ हानि, पिता के स्वभाव, पद प्रतिष्ठा, यश अपयश, सासू, विदेश यात्रा, 10 से देखते हैं। पद प्रतिष्ठा, यश अपयश, वृक्ष या छाती, ऊंचे स्थान से गिरना, राज्य के नेतृत्व। 11वां भाव, गला नाक कान को कष्ट, दामाद वधु या वर वधु या दामाद भी यहां से देखा जाता है। 12वां भाव, देखिए कोई आपके पास आया किसी बात को लेके, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको 12 के 12 भाव नहीं देखने, आपको मात्र उसी भाव को देख। उसने कहा मुझे एजुकेशन से संबंधित बात करनी है तो पंचम स्थान देखो, मुझे शादी से संबंधित बात करनी है सप्तम स्थान देखो, मुझे लाभ से संबंधित बात करनी है 11वां स्थान देखो, मुझे उसका शरीर के बारे में देखना है तो पहला स्थान देखो। ग्रहों का ऊंच नीच स्थान, शनि गुरु मंगल, अपने स्थान से सप्तम स्थान को सभी ग्रह देखते हैं, अपने स्थान से सप्तम ग्रह पे सबकी दृष्टि होती है, हर 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 ग्रह की। और लेकिन शनि तीसरी और 10वीं, गुरु 5वीं और 9वीं, और मंगल चौथी 8वीं दृष्टि से भी देखता है। ठीक है, सप्तम तो सबकी है। अब हम देखते हैं, अब आप ना लिखिए पहले 1, 2, 10, 6, 4, 12 और 7। यहां लिख लो, इसके आगे लिख लो उच्च। 1, 2, 10, 6, 4, 12, 7। अब लिखो उसके नीचे लिखो नीच ग्रह, 7, 8, 4, 12, 10, 6, 1, ये नीच ग्रह। अब ग्रह को ऊपर लिखो, सब में पहले लिखो सूर्य, दूसरा लिखो चंद्रमा, तीसरा लिखो मंगल, चौथा लिखो बुध, पांचवा लिखो गुरु, छठा लिखो शुक्र और सातवां लिखो शनि। सूर्य 1 नंबर पे उच्च का होता है और 7 नंबर पे नीच का। पहले लिखो ग्रह, फिर लिखो ऊंच, फिर लिखो नीच, फिर लिखो सूर्य, सूर्य के नीचे लिखो 1 और 7। इसी तरह से चंद्र 2 नंबर पर उच्च का होता है, 8 नंबर पे नीच का। मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है और 4 नंबर में नीच का। बुध 6 नंबर में उच्च का होता है, 12 नंबर में नीच का। गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है, 10 नंबर में नीच का। शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है और 6 नंबर में नीच का। शनि 7 नंबर में उच्च का होता है और 1 नंबर में नीच।